तो आज का जो पहला प्रश्न है तो वो है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये प्रश्न नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प सी 343। तो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 2, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो ये प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2004 में। तो यहाँ पर विकल्प होंगे 1880, 1857, 1873 और 1860 में। तो सही विकल्प होगा सी 1873 में। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये प्रश्न 2005 में नेट की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तीसरे का तो वो होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे है चौथा प्रश्न। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो ये भी एंटी नेट में पूछा गया है। तो 4 का सही विकल्प होगा डी, ठ। आगे है प्रश्न 5। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पशज स्वर है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 5 का तो वो होगा विकल्प ए, आ। ये पशज स्वर है। ये जून 2005 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 6। तो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो ये पूछा गया था नेट जून 2005 में। तो छठे का जो सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प ए, सबसे पहले प्राकृत, उसके सबसे पहले पाली आएगी, उसके पश्चात प्राकृत, उसके पश्चात अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, ये स्लाइड हो चुकी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। तो प्रश्न है 6, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम। तो ये प्रश्न भी हो चुका है, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भाषाविद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं। भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो जो 8 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। तो यहाँ पर मिलान करते हैं, कामता प्रसाद गुरु का होगा हिंदी व्याकरण। तो ये सही होगा। आगे है किशोरीदास वाजपेयी का, तो इनका होगा हिंदी शब्दानुशासन। आगे है उदय नारायण तिवारी का, तो इनका होगा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और अंत में होंगे रामविलास शर्मा, तो इनका होगा भाषा और समाज। विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9। तो प्रश्न में पूछा गया है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी, छोटा नागपुर। तो ये प्रश्न भी दिसंबर 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 10। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 10 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, ए का जो 4, बी का 5, सी का 3 और डी का 2। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हो। अगला है 11। तो प्रश्न पूछा गया है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो 11 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी, अर्थात ए का 4 ब्रजभाषा है, अलीगढ़ में बोली जाती है। दूसरा है भोजपुरी छपरा में, मैथिली दरभंगा में और अवधी सुल्तानपुर में। तो यहाँ पर ये उचित मिलान होगा। अगला प्रश्न है 12। तो प्रश्न पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले
किस पुस्तक में हुआ? विकल्प हैं भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। तो ये प्रश्न पूछा गया है 2006 में। तो 12 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, प्रेम सागर में। खड़ी बोली का प्रयोग जो सबसे पहले पुस्तक में हुआ था तो वो हुआ था प्रेम सागर में। अगला प्रश्न 13। तो प्रश्न में पूछा गया है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? विकल्प हैं अष्टम, सप्तम, नवम और दशम। सही विकल्प होगा ए, अष्टम। और ये प्रश्न भी नेट जून 2006 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 14। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? विकल्प है जर्मन, फ्रेंच, रूसी या हिंदी। तो जो 14 का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प ए, जर्मन में। अगला प्रश्न है 15। तो यहाँ पर पूछा गया है इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो जो 15 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात कोट ए। जो बांगरू है यह है रोहतक, दूसरी है भोजपुरी, यह है छपरा की, और तीसरी कुमाऊनी तो ये है अल्मोड़ा की, और जो खड़ी बोली है तो ये होगी मेरठ की। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 16। तो प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये पूछा गया है 2006 में। तो जो 16 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, ब्राह्मी से। नागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है 16। तो ये प्रश्न हो चुका है। अगला है 17। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है या नहीं बोली जाती? तो ये प्रश्न पूछा गया है जून 2007 में। 17 का सही विकल्प होगा सी, मैथिली। अगला प्रश्न है 18। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? 18 का सही विकल्प होगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा। अगला प्रश्न है 19। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 19 का सही विकल्प होगा बी, 14 सितंबर 1949 में। अगला प्रश्न है 20। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? तो 20 का सही विकल्प होगा ए, अर्ध तत्सम से। अगला प्रश्न है 21। तो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो 21 का जो सही कोट होगा तो वो होगा सी, अर्थात हड़ौती का होगा राजस्थान, बघेली का होगा मध्य प्रदेश, गढ़वाली का होगा उत्तराखंड और कन्नौजी का होगा उत्तर प्रदेश। कोट सी सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो फिलहाल समाप्त होती हुई। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अब आपकी LT टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना भी आपके पास कम से कम संसाधन उपलब्ध हो उसी को देखना है। इसी के साथ अब लास्ट टाइम आपको कुछ एक PDF में आपको सुझाव दूंगा कि इन्हें आपको अवश्य पढ़ना है पेपर को देने से पहले। उनमें एक है टॉप 10 प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको टॉप 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जितनी भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं वहां से इन प्रश्नों को उठाया गया है। आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता ही होगा, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट को लगाना अवश्य बनता है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। अगर आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे जा रहे हैं तो आपकी तैयारी को आपको पता चलेगा कि अच्छी तैयारी चली हुई है। बिना प्रैक्टिस सेट के लगा के आप परीक्षा को देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपने प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है ये एक प्रकार का अंधेरे में तीर मारने के बराबर होता है। ठीक है ना? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अवश्य प्रैक्टिस सेट को लगा के परीक्षा को देने जाइए। महत्वपूर्ण रहते हैं ये। ठीक है ना? यहाँ से काफ़ी सहायता मिलती है आपको। इसी के साथ यहाँ पर आपको 1000+ वन लाइनर क्वेश्चन भी हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आप इसे लेने के भी इच्छुक हो
तो आप अवश्य इसे लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सिंगल लाइनर में आपको उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे प्रश्न पूछा होगा सिद्धों की संख्या कितनी है, तो सीधे बताया जाएगा 84 है। तो ये परीक्षा को देने से पहले इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना भी अवश्य जरूरी होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहूँगा आप इनको अवश्य एक बार देखें और अपनी परीक्षा को दें, ठीक है। तो जैसा भी आपका रुझान रहेगा आप अवश्य बताइएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे रुझान को जान सकते हो। तो ठीक है।